फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बीएस रोल हाई इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सॉल्यूशन में। ये वीडियो पार्ट 2 वीडियो है चैप्टर 3 का। हमने चैप्टर 3 स्टार्ट किया है अभी और चैप्टर 3 का नाम है हमारा वेक्टर अलजेब्रा एंड सॉलिड ज्योमेट्री। तो फ्रेंड्स, आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो देख लो। पार्ट 1 में बच गया था, उसमें थियरी वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा था, तो मैंने जो है उसके लिए नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 बनाया, जो कि इस वीडियो में मैं उसके बारे में सारा चीज़ शेयर करूँगा। जितने भी पार्ट 1 में थ्योरी बच गए थे हम पार्ट 2 में कंप्लीट कर लेंगे, और टाइम बचेगा तो प्रॉब्लम 3.1 का प्रॉब्लम जितना हो सके उतना करेंगे। तो फ्रेंड्स, चैप्टर 3 हमने स्टार्ट किया था, इसमें हमने बहुत सा थ्योरी किया था, ठीक है। तो जितना कर दिया था उससे अब आगे करते हैं। अब देखिए, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे रिजोल्यूशंस ऑफ वेक्टर। तो फ्रेंड्स, जितना भी आपको टर्म समझाएंगे ध्यान से सुनना उसे, क्योंकि अगर किसी भी जो भी हम एक्सरसाइज करने वाले हैं, चाहे हम जो भी एक्सरसाइज करेंगे उसका कंसेप्ट एक बार क्लियर हो जाए किसके आधार पर क्वेश्चन आएगा, तो उसके बाद वो किसी भी टाइप का क्वेश्चन कितना भी डिफ़िकल्ट हो आसान हो जाता है सॉल्व करना, ठीक है। इसलिए पहले आपको थ्योरी समझना चाहिए। तो पहले समझो रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर क्या है। Resolution of a vector is the process of splitting a single vector into two or more vectors so that combined effect of splitted vectors in same as that of single vector. The vector formed after splitting are called component vector. तो फ्रेंड्स, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कुछ और नहीं है, ये जो है सिंगल वेक्टर मतलब किसी एक वेक्टर का स्प्लिटिंग है। स्प्लिटिंग का एक प्रोसेस है। स्प्लिटिंग मतलब क्या होता है, तोड़ना होता है। तो कोई भी एक वेक्टर है उसको स्प्लिट करना, उसको तोड़ना ही रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कहलाता है। अब क्या होगा, जितने भी वेक्टर उसके टूटे हुए हैं, मतलब एक कोई वेक्टर है उसको 3-4 पार्ट में हमने तोड़ दिया, तो 3-4 पार्ट को ऐड करेंगे तो वो जो है सिंगल वेक्टर के इक्वल होगा, उसका वैल्यू जो है इक्वल होगा। वही लिखे हैं, इफेक्ट ऑफ द स्प्लिटेड वेक्टर जो सेम एज दैट ऑफ द सिंगल वेक्टर। तो जो स्प्लिटेड वेक्टर है जो कि सिंगल वेक्टर से ही स्प्लिट हुआ है, इसलिए सिंगल वेक्टर के इक्वल होगा स्प्लिटेड वेक्टर, ठीक है। जितने स्प्लिटेड वेक्टर है उनको ऐड किया जाए तो सिंगल वेक्टर के उनका वैल्यू इक्वल आएगा। और आगे यहाँ पे लिखा है द वेक्टर फॉर्म्ड आफ्टर द स्प्लिटिंग आर कॉल्ड कंपोनेंट वेक्टर। तो जो वेक्टर सिंगल जो वेक्टर है, मतलब जो हमारे वेक्टर दिए हुए हैं उसको स्प्लिट करते हैं, तो स्प्लिट करने के बाद जो वेक्टर बनते हैं उसको कंपोनेंट वेक्टर बोलते हैं। जैसे फ्रेंड्स, यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे समझो, देखो ये आर एक वेक्टर है और आर वेक्टर का जो है आर वेक्टर कैसे है, ए वेक्टर और बी वेक्टर के ऐड के इक्वल है। तो ये दोनों के ऐड के इक्वल है, यानी आर वेक्टर की ये दोनों कंपोनेंट है उसका पार्ट है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो जो आर वेक्टर ये जो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर हो जाएगा, और आर वेक्टर को स्प्लिट करने से जो वेक्टर हुआ उसको बोलेंगे कंपोनेंट वेक्टर, ठीक है। कंपोनेंट वेक्टर को ऐड किया जाए तो हमें मिलेगा रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो ये आपका ट्रायंगल लॉ के अनुसार ये हो गया कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। इस तरह से फाइंड करना है। तो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर आपको समझ में आ रहा है फ्रेंड्स। ये क्या है, स्प्लिटिंग ऑफ वेक्टर, ठीक है, इनटू टू और पार्ट्स। अब सेम थिंग आप जो है पैरेललोग्राम लॉ जो एडिशन है, वो लॉ एडिशन करने का जो लॉ है पैरेललोग्राम, उसके अनुसार भी समझ लो। देखो ये आपका एक वेक्टर है, देखो आर वेक्टर है, इसके दो पार्ट हैं, एक बी वेक्टर है, एक आपका ए वेक्टर है। ओके, मान लो ए वेक्टर के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो यहाँ पे कॉस का फॉर्मूला लगाएंगे, तो कॉस थीटा बाई ये आपका ए वेक्टर डिवाइडेड बाई आर वेक्टर। क्यों? क्योंकि आधार बटा क्या होता है, कर्ण होता है, पता है ना आपको, बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये हो जाएगा। और सेम साइन थीटा अगर देखिए तो साइन थीटा क्या होता है, ये आपका परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई आपका हाइपोटेन्यूज हो जाता है, ठीक है। तो बी वेक्टर डिवाइड बाई आर वेक्टर हो जाएगा। तो यहाँ से अगर आप जो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कुछ नहीं तो 1 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ए वेक्टर इक्वल टू आपका आर कॉस थीटा हो जाएगा। सेम इसी तरह से यहाँ पे बी वेक्टर इक्वल टू आपका आर साइन थीटा हो जाएगा। ओके, और ए वेक्टर बी वेक्टर यहाँ से फाइंड हो गया। अब हमने निकाला था आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो आर ए प्लस बी। ओके, तो इक्वल टू यहाँ पे ए और बी का वैल्यू जो कि आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा है, तो उसको लिख देंगे। तो इस तरह से थीटा के फॉर्म में भी आपको देखने को यहाँ पे मिल रहा है कि किस तरह से जो है कंपोनेंट में टूट जाते हैं कोई वेक्टर। अगर किसी वेक्टर को 2 पार्ट में या 3 पार्ट में तोड़ना है तो उस तरह से उसका थीटा के एंगल में किस तरह से टूटेगा वो।
फ्रेंड्स 12th में फिजिक्स का जो प्रॉब्लम है, बहुत सारा प्रॉब्लम आपने देखा होगा कि उसमें जो है किसी वेक्टर को दो पार्ट में तोड़ा गया है, ठीक है, cos थीटा आर साइन थीटा, उस तरह से उसको कंपोनेंट में तोड़ा गया है। तो कंपोनेंट वेक्टर का फिजिक्स में बहुत ज़्यादा यूज़ है और इसमें भी आपको देखने को मिलेगा कुछ। अब फ्रेंड्स हम नेक्स्ट टर्म समझते हैं, डायरेक्शन कोसाइन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ये आपको सॉलिड ज्योमेट्री और 3D ज्योमेट्री में आपको बहुत देखने को मिलने वाला है, तो इसे समझ लो। आपने 12th में पढ़ा ही होगा इसे, फिर से मैं आपको रिमाइंड करवा देता हूँ। डेफिनेशन समझो इसका। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए वेक्टर आर द कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन द वेक्टर एंड द 3 पॉजिटिव कोऑर्डिनेट एक्सिस। यानी किसी वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन वेक्टर और जो आपके 3 पॉजिटिव कोऑर्डिनेट होते हैं उनके बीच का एंगल होता है, कोसाइन एंगल होता है। कोसाइन मतलब कॉस वाला एंगल होता है, ठीक है। यानी फ्रेंड्स कहने का मतलब ये है कि कोई वेक्टर अगर आपको दिया रहेगा तो और आपसे पूछा जाएगा कि जो कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं वहाँ से उस वेक्टर का क्या एंगल है, मतलब वो वेक्टर उस कोऑर्डिनेट से कितना एंगल पे झुका हुआ है, ये चीज़ें अगर पूछा जाए तो आप डायरेक्शन कोसाइन निकाल देना, वो एक्चुअल में वही पूछ रहा है। एंड डायरेक्शन कोसाइन कुछ और नहीं है, तीनों जो कोऑर्डिनेट है आपके एक्स वाई जेड, वो सारे कोऑर्डिनेट के बीच में जो एंगल बन रहे हैं, मतलब एक्स के साथ कितना एंगल बन रहा है, वाई के साथ कितना एंगल बन रहा है, जेड के साथ कितना एंगल बना रहा है, कोसाइन वाला एंगल, कॉस वाला एंगल ही डायरेक्शन कोसाइन है। थोड़ा पैराग्राफ में इसको समझते हैं क्या लिखा है। टेकिंग डायरेक्शन कोसाइन मेक्स इट easy to represent the direction of a vector in terms of angle with respect to the reference। अब ये बोल रहा है कि हमें डायरेक्शन कोसाइन लेने से फ़ायदा ये हो जाता है कि हम किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन पता कर पाते हैं एंगल के फॉर्म में, ठीक है, और रिस्पेक्ट टू रेफरेंस, जो रेफरेंस दिया रहता है, मतलब जो आपका प्लेन दिया रहता है ना, जो एक्सिस है, एक्स आपका एक्स वाई और जेड। इसको देखो, इस डायग्राम समझो, ज़्यादा समझ में आएगा। देखो ये वेक्टर जो रेड वाला लाइन दिख रहा है ना, ये वेक्टर है मान लो, ठीक है, पी वेक्टर, यहाँ पे पी पॉइंट है, ये इस पे जाके एंड पॉइंट हो रहा है, तो ये ओरिजिन हो गया, ठीक है, इसको ओ मान लो ओरिजिन। तो ओ से लेके पी तक गया, आर कोई वेक्टर है, और ये जो वेक्टर है एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रहा है मान लो, और वाई एक्सिस के साथ बीटा एंगल बना रहा है, और जेड एक्सिस जो कि इधर है उसके साथ जो है ये गामा एंगल बना रहा है। ओके, अब फ्रेंड्स अल्फा गामा 3 एंगल बन रहे हैं इस वेक्टर के द्वारा, और जो ये आर वेक्टर है जो कि ओ से लेके पी तक गया है, इस वेक्टर को डायरेक्शन लाइन बोल सकते हैं, क्योंकि एक तरह से एक लाइन ड्रॉ हो रहा है और ये डायरेक्शन इस डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है, ठीक है। देखो इसका भी कोऑर्डिनेट होगा, ये जो पॉइंट पी है इसका भी कोऑर्डिनेट होगा, लेकिन हम कोऑर्डिनेट के बारे में अभी डिस्कस नहीं कर रहे, हम आपको अभी डायरेक्शन कोसाइन समझा रहे हैं। तो इसको डायरेक्शन लाइन बोल देंगे, क्योंकि एक तरह का लाइन है ये, क्या उस पी तक है एक लाइन खींचा। अब देखो यहाँ पे मैंने लिखा है अल्फा बीटा गामा डायरेक्शन एंगल। आप ये क्या कर रहे हैं, ये आपको यही बता रहे हैं ना कि ये जो वेक्टर है आपका आर वेक्टर है, वो एक्स और वाई और जेड से कितना एंगल पे है, ठीक है। तो इसको हम डायरेक्शन एंगल बोल सकते हैं, क्योंकि डायरेक्शन बता रहा है, एंगल के फॉर्म में बता रहा है। भले आपको डायरेक्शन, देखिए डायरेक्शन बता रहा है लेकिन एंगल के फॉर्म में बता रहा है कि इतना एंगल पे झुका है, एक्स एक्सिस इतना एंगल पे झुका है, वाई के साथ इतना एंगल पे झुका है, तो इसको हम डायरेक्शन एंगल बोल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, इसको हम डायरेक्शन कोसाइन बोलेंगे। अब यहाँ पे देखो ये अल्फा बीटा गामा ये डायरेक्शन एंगल बोल दिए, क्योंकि एंगल के फॉर्म में हमें डायरेक्शन पता चल रहा है, ठीक है। उसी तरह से अगर मैं इनके पहले कॉस लगा दूं, मतलब कॉस वाला एंगल ले लूं, देखो आपके कॉस साइन टैन कॉट ये सारे जो होते हैं, तो उसमें से हम कॉस सिर्फ ले रहे हैं, मतलब जो एंगल है उसको कॉस वाला ही फॉर्म ले रहे हैं, तो उसमें कॉस लगा दिया, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, वो हो गया डायरेक्शन कोसाइन। तो जो डायरेक्शन एंगल है ना, उसका आप कॉस वाला पार्ट ले लो, तो उसको हम डायरेक्शन कोसाइन बोल देंगे। जैसे देखो एग्जांपल समझो, एक यहाँ पे सपोज करो ये आपका वेक्टर, ठीक है, आर वेक्टर है, ओके, ये बी पॉइंट पे है, यहाँ से थीटा एंगल बना रहा है, ये एक्स एक्सिस मान लो इसको, तो यहाँ से मैं एक लाइन ड्रॉ कर दिया परपेंडिकुलर, जिससे ये पूरा एंगल एक ट्रायंगल बन जाए, ओके।
अब यहाँ से देखो, मैं यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, टेन थीटा हो सकता है, कॉस थीटा हो सकता है, आपका साइन थीटा हो सकता है। तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक आपके रेशियो होते हैं वो सारे हो सकता है। ओके, तो इस इनमें से हमको ना सिर्फ कॉस वाला ही लेना है, ठीक है ना, कॉस थीटा ही लेना। अब यहाँ पे देखो, जैसे कि अब कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा आपका, बेस अपन क्या होता है, हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है। तो बेस आपका ये वाला पार्ट हो जाएगा और हाइपोटेन्यूज ये हो जाएगा। ये मान लो कि एस है, सपोज करो एस है ये, तो एस डिवाइडेड बाई पूरा आर हो जाएगा। समझ में आ रहा? तो हमें कॉस वाला लेना है, तो कॉस वाला ले लिए, तो जो भी एंगल दिए रहेंगे वो वेक्टर आपका दिया रहेगा, और वेक्टर जितना एंगल बना रहा होगा उस एक्सिस से उसका कॉस ले लेना है, ठीक है। बस वही डायरेक्शन कोसाइन है, यानी जो एंगल गिवन है उसका कॉस ले लो, वो डायरेक्शन कोसाइन है। यहाँ पे देखो, अब देखो L इक्वल टू कॉस अल्फा, M इक्वल टू कॉस बीटा, N इक्वल टू कॉस गामा। अब इन लोगों ने क्या किया, मैथमेटिशियन ने, इन्होंने ये किया कि कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा बार बार हम क्यों लंबा लंबा नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, शॉर्ट बना दिया, उसको शॉर्ट कर दिया, ठीक है, शॉर्टकट कर दिया। तो उन्होंने बोला कि कॉस अल्फा नहीं लिखेंगे हम, अब जहाँ भी लिखेंगे L लिखेंगे, कॉस बीटा नहीं लिखेंगे, M लिखेंगे, कॉस गामा नहीं लिखेंगे, N लिखेंगे। तो अब ये बार बार नहीं लिखेंगे वो लोग, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा नहीं लिखेंगे, L M N लिखेंगे। तो अब मैक्सिमम जगह आप देखोगे L M N ही लिखा रहता है। तो L M N का मतलब है कि वो आपका कॉस में एंगल है, ठीक है, जिसे डायरेक्शन क्वेश्चन बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल टू 1, ये प्रॉपर्टी है, मतलब का एडिशन 1 की इक्वल होता है। अब 1 की इक्वल कैसे होता है, यहाँ पे समझो, उसका प्रूफ है। देखो यहाँ पे दिया है, प्रूफ मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आर वेक्टर इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ये लिख सकते हैं। अब ये आई जे के है, मैंने आपको बताया था, ये क्या होते हैं, आई जे के आपके यूनिट वेक्टर होते हैं, ठीक है, कैप लगा है तो यूनिट वेक्टर हो गए। तो आई एक्स के अलोंग डायरेक्शन को बताता है, जे वाई के अलोंग, और के आपका जेड के अलोंग। तो यहाँ पे देखो एक्स आई लिख सकते हैं, ठीक है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, यहाँ से, ओके, एक्स के अलोंग ए, यानी मैंने इसका पोजीशन वेक्टर लिख दिया, पोजीशन वेक्टर, ओके। तो देखो पोजीशन वेक्टर लिखने के बाद हम क्या निकालेंगे, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। ये आर वेक्टर जो कि पोजीशन वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो मैग्नीट्यूड क्या होता है, स्क्वायरिंग को अंडर रूट में डालते हैं तो उसका मैग्नीट्यूड निकलता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, जो कि एक्स वाई जेड डिस्टेंस पे है, एक्स वाई और दिस इज जेड, ओके। इस पॉइंट पी के बारे में बात हो रहा है, पॉइंट पी से इस तरह से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये देखो वाई, ये एक्स और ये जेड। आ जाओ यहाँ पे, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं वेक्टर का फ्रेंड्स, ये आपको पता होगा, ठीक है। नहीं पता है तो कोई बात नहीं, प्रॉब्लम करेंगे तो सीख जाएंगे। बस यहाँ पे आप शॉर्ट में समझ लो, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए जो आपके दिए रहते हैं, यहाँ पे जो रेशियो दिए रहते हैं, ये रहा एक्स वाई जेड, उसको हम क्या करते हैं, स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं अंडर रूट में। तो अब देखो कॉस अल्फ़ा इक्वल टू कॉस अल्फ़ा इक्वल टू, अब देखो ये जो है इस ट्रेंगल पे फोकस करो, ठीक है, ये ट्रेंगल ओ पी, और यहाँ पे कुछ भी नाम दे दो, जैसे सपोज करो टी दे दिया, ठीक है। तो ये जो ट्रेंगल है ना ओ पी टी, इस ट्रेंगल के बारे में बात कर रहे हैं। देखो तो इसमें जो है हमें अल्फ़ा एंगल दिख रहा है, इस ट्रेंगल में अल्फ़ा एंगल दिख रहा है, जो कि अल्फ़ा किसके किससे एंगल बना रहा है, एक्स एक्सिस के बना रहा है, ठीक है, एक्स एक्सिस से बना रहा है ये अल्फ़ा एंगल, ओके। तो अब देखो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर कॉस अल्फ़ा निकालेंगे तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ पे एक्स बाई आर होगा। देखो मैंने लिखा है यहाँ पे एक्स बाई आर, ठीक है। अब कॉस बीटा पे जाएंगे, कॉस बीटा किसके, बीटा किससे एंगल बना रहा है, वाई एक्सिस से बना रहा है, देखो बीटा। अब इस ट्रेंगल में जाएंगे, इसको भी ऐसे नाम रख दो, सपोज करो इसका नाम रख दिया मैंने बी, ठीक है, कुछ भी। तो इस ट्रेंगल पे फोकस करेंगे तो फिर से बेस अपन हाइपोटेन्यूज हो जाएगा यहाँ पे। तो देखो बेस आपका वाई है, ये देखो ये चीज़ें यहाँ पे आएगी, ये यहाँ पे भी आ जाएगी। अब हम इसके इस ट्रेंगल में देख रहे हैं, ओके। तो बेस अपन हाइपोटेन्यूज यानी वाई डिवाइडेड बाई आर। अब देखो कॉस बीटा इक्वल टू आ गया, तो कॉस बीटा इक्वल टू वाई बट आर, जस्ट कॉस गामा जेड बाई आर हो जाएगा, ठीक है। अब ये ट्रेंगल हम देखेंगे, ये जो है जेड,
यहाँ से ये देखो फ्रेंड्स, ये जो इसको सपोज करो इसको यू मान लो, ठीक है। तो ये जो ट्रेंगल बनेगा ये गामा वाला, गामा, ठीक है। तो कॉस गामा, तो कॉस गामा फिर से वही हो जाएगा बेस सपोर्ट, बेस अपन हाइपोटेन्यूज। तो ये आपका हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, ये आपका बेस हो जाएगा लंबा वाला। ये जो डॉट 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 दिख रहा है ये बेस हो जाएगा। ये थोड़ा सा आपको दिख नहीं रहा, ये एक्चुअल में हमारी तरफ है, मतलब कैमरे की तरफ है आपका, ठीक है। तो इसको डायग्राम में देखना थोड़ा मुश्किल पड़ रहा है, तो ये आप इस तरह समझ लो कि आपकी तरफ है, इस तरह से, ठीक है। ये आगे की तरफ इस तरह से होगा, ठीक है। जिस तरह से ये वाला है ना यार, उसी तरह से ये भी बनेगा, बस ये समझो अपनी तरफ है। तो इसको डायग्रामेटिकली थोड़ा दिखाना मुश्किल है 3D में, तब 3D है ना, हम 3D पढ़ रहे हैं ना यार, तो 3D को 2D में देखना थोड़ा मुश्किल होता। हम लोग थोड़ा यार, ऐसा मुश्किल भी नहीं है, बहुत से डायग्राम बनाने वाले व्यक्ति हैं कि ऐसे बना देते हैं 3D को 2D में कि जैसे लगता है कि सच में कोई सामने खड़ा है। इमेज, बहुत से आर्टिस्ट हैं, इमेज आर्टिस्ट, ऐसे आर्टिस्ट बनाते हैं। तो हम लोग भैया उतने आर्टिस्ट नहीं है, हम लोग यार कहाँ मैथमेटिक्स सॉल्व करने वाले। तो भैया हमको उतना नहीं आता ही आर्टिस्टगिरी, फिर भी मैंने आपको बेहतरीन तरीक़ा से इमेज बना के समझाने का प्रयास किया। अब फ्रेंड्स यहाँ पे देखो, अब देखो कॉस गामा इक्वल टू जेड, जेड डिवाइडेड बाई आर, आर क्या है पोजीशन वेक्टर। तो ये हो गया आपका 3 मिल गया, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा मिल गया। और मैंने बोला कि कॉस अल्फा को एल से दिखाते हैं, कॉस बीटा को एम से, और कॉस गामा को एन से दिखाते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं एल इक्वल टू एक्स बाई आर, एम इक्वल टू वाई बाई आर, और एन इक्वल टू जेड बाई आर, ठीक है। अब देखो तीनों का स्क्वायर कर दो, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर। तो यहाँ पे करेंगे तो एक्स डिवाइड बाई आर का स्क्वायर, वाई डिवाइड बाई आर का स्क्वायर, और जेड डिवाइड बाई आर का स्क्वायर, स्क्वायर कर देंगे। अब इसको हम जो है यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद कुछ इस तरह से होगा। अब इसको करने के बाद आर स्क्वायर एलसीएम, उसके बाद ये स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब आर स्क्वायर फ्रेंड्स यहाँ पे हमने निकाला हुआ मैग्नीट्यूड, देखो यहाँ से आर का मैग्नीट्यूड हो गया स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अंडर रूट। अब आर स्क्वायर हो जाएगा तो स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। तो आर स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, आर स्क्वायर की ये जो वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, कट जाएगा, वन आ जाएगा। तो एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर, ठीक है। तीनों का एडिशन यहाँ पे 1 हमें देखने को मिल गया, ठीक है, प्रूफ हो गया। इस तरह से जो है तीनों का स्क्वायर का सम जो है 1 के इक्वल होता है। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट हम आते हैं डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन कोसाइन के बाद आता है डायरेक्शन रेशियो। तो इसका डेफिनेशन समझते हैं। डेफिनेशन लिखा है यहाँ पे, देखो एनी नंबर प्रोपोर्शनल टू द डायरेक्शन कोसाइन इज नोन एज द डायरेक्शन रेशियो ऑफ अ लाइन। कितना सिंपल सा आंसर है, कोई भी नंबर जो डायरेक्शन कोसाइन के प्रोपोर्शनल है, यानी समानुपाती है, उसको हम डायरेक्शन रेशियो बोलेंगे उस लाइन का। सिंपल सा आंसर है इसका। अभी हम देखेंगे मैथमेटिक्स के फॉर्म में तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। दिस डायरेक्शन नंबर आर रिप्रेजेंटेड बाई ए बी सी। अब जो डायरेक्शन रेशियो है उसको रिप्रेजेंट मैथमेटिक्स में ए बी सी, कैपिटल बोल रहे हैं, स्मॉल अल्फाबेट ए बी सी में दिखाया जाता है, ठीक है। तो डायरेक्शन रेशियो हेल्प्स इन द फाइंडिंग द डायरेक्शन कोसाइन, द एंगल बिटवीन टू लाइन्स एंड द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो देखिए डायरेक्शन रेशियो के हेल्प से हमें क्या क्या प्राप्त होता है, क्या क्या हमें सहायता मिलती है मैथमेटिक्स में। तो मिलता है हमें फाइंडिंग द डायरेक्शन कोसाइन, तो इससे हम डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हैं। और एंगल बिटवीन टू लाइन्स, दो लाइन्स के बीच एंगल निकाल सकते हैं। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, दो वेक्टर का डॉट कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। जितने भी आपके यूज यहाँ पे दिए हुए हैं ये सारे हम सीखेंगे, आपको इसके लिए कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत ना है। डायरेक्शन कोसाइन जानेंगे, एंगल बिटवीन कैसे टू लाइन्स निकलेगा सब जानेंगे। ऐसे 12th में पढ़ चुके हो, पढ़ तो बहुत कुछ चुके हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कोई बात नहीं, दोबारा से रिवीजन हो जाएगा यार। अब देखो एग्जाम्पल अब ले लेके समझते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में कोई ए वेक्टर है, उसका पोजीशन वेक्टर कुछ इस तरह से है, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, ठीक है। अब डायरेक्शन रेशियो, अब इसमें डायरेक्शन रेशियो आपका कौन सा है, देखो तो जो आपकी ये होते हैं ना, ये आपके अल्फ़ाबेट में जो है मैंने बताया ए बी सी से दिखाते हैं इसको, स्मॉल ए बी सी से। तो ए बी और सी ये आपके डायरेक्शन रेशियो हैं। तो जो आपकी यहाँ पे जो आपके नंबर्स दिए रहते हैं, जो कांस्टेंट नंबर दिए रहते हैं, जो कोएफिशिएंट होते हैं, वो आपके डायरेक्शन रेशियो होते हैं, ठीक है। आई जे के आपका यूनिट वेक्टर है जो कि डायरेक्शन डिनोट कर रहा है। तो ये देखो
ये जो है आपका ये डायरेक्शन दिखा रहा है, ये मैग्नीट्यूड दिखा रहा है। तो पहला वाला मैग्नीट्यूड दिखा रहा है, दूसरा डायरेक्शन दिखा रहा है। तो जो मैग्नीट्यूड दिखा रहा है वो डायरेक्शन रेशियो है। लेकिन देखिए हमने वो डेफिनेशन में क्या पढ़ा था, एनी नंबर प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन कोसाइन इज नोन एज डायरेक्शन रेशियो। यानी कोई भी नंबर जो डायरेक्शन कोसाइन के प्रोपोर्शनल हो उसे हम बोलेंगे डायरेक्शन रेशियो। तो देखो भैया इसको भी समझ लेते हैं मैथमेटिक्स के फॉर्म में किस तरह से। तो देखो कोई भी नंबर डायरेक्शन कोसाइन के प्रोपोर्शनल हो, तो देखो एल क्या है, एल एम एन डायरेक्शन कोसाइन है, और ए बी सी, ठीक है ना, ये कोई नंबर है, सपोज करो कोई नंबर है, तो ये इसका प्रोपोर्शनल है, ठीक है। इसके प्रोपोर्शनल मतलब समानुपाती होता है यार। देखो जैसे मैंने कोई बोला कि ए जो है बी के समानुपाती है, मैंने क्या बोला, सपोज करो मैंने बोला कि डी सी के समानुपाती है। तो डी सी के समानुपाती कहने का मतलब क्या है, डी बाई सी है। तो डेफिनेशन में भी देखो यही लिखा गया है, देखो प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन कोसाइन, कोई भी नंबर जो डायरेक्शन कोसाइन के प्रोपोर्शनल हो, तो ऊपर हम डायरेक्शन कोसाइन ले लेंगे और नीचे कोई नंबर ले लेंगे, सपोज करो ए। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये फ्रेंड्स यही है डायरेक्शन रेशियो का डेफिनेशन। नीचे वाला डायरेक्शन रेशियो हो जाता है, ऊपर डायरेक्शन कोसाइन हो जाता है। मैथमेटिक्स में जब हम इसको निकालेंगे तो इसको डायरेक्शन रेशियो ही एजप्शन करेंगे। तो एल आपका डायरेक्शन कोसाइन और ये आपका ए कोई नंबर हो गया, तो सपोज करो इक्वल टू के आ रहा है, मतलब डायरेक्शन कोसाइन के प्रोपोर्शनल कोई नंबर मान लेते हैं ए, और जो है दोनों का मतलब कट कुट के आ रहा है। तो यही जो है डायरेक्शन रेशियो है। क्लियर, समझ में आ रहा। अब देखो यहाँ पे देखो लिखा है बाय डेफिनेशन डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियो के डेफिनेशन अनुसार हम ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि डेफिनेशन में ही ऐसा बोला गया है कि डायरेक्शन कोसाइन के कोई भी नंबर प्रोपोर्शनल हो तो उसको डायरेक्शन रेशियो बोलते हैं। ओके, अब देखो इसको शॉर्ट एक एक करके एल बाई ए लो और के इसको लो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो एल इक्वल टू ए के, सेम इसको लो इसके साथ तो एम इक्वल टू बी के, इसको लो इसके साथ तो एन इक्वल टू सी के आएगा। ओके, अब एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। हम लोगों ने जाना है डायरेक्शन कोसाइन प्रॉपर्टी के अनुसार कि ऐसा होता है, अभी प्रूव भी किया। अब देखो एल एम एन का यहाँ से वैल्यू जो है उठा के देंगे इसमें, तो रखेंगे कुछ इस तरह से बनेगा, ए के स्क्वायर बी के स्क्वायर सी के स्क्वायर इस तरह से। अब यहाँ से के स्क्वायर कॉमन लेंगे, देखो सब में के है, ठीक है, बाहर निकलेगा तो के स्क्वायर होगा, के स्क्वायर कॉमन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 1। ओके, अब देखो के स्क्वायर यहाँ से के यहाँ बाहर आ जाएगा और इसको भेज देगा, इसको इस साइड भेजेगा, तो ये मल्टीपल में तो डिवीजन में हो जाएगा इधर जाके, और स्क्वायर हटाने के लिए अंडर रूट इसके ऊपर आ गया। ठीक है, फाइनल मैंने कर दिया। अब यहाँ से मैंने क्या किया, इसको इस साइड भेज भी दिया और स्क्वायर इस साइड गया तो अंडर रूट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, स्क्वायर रूट में। तो यहाँ से फ्रेंड्स ये आपका 1 डिवाइड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस माइनस, ठीक है। तो यहाँ से हमारा के का वैल्यू निकल के आ गया। अब ये जो के का वैल्यू है अगर हम इसमें रखें इसको, ठीक है ना, के का जो वैल्यू निकल के आया ये हम इसमें रखें तो हमारा कुछ इस तरह से बनेगा। यहाँ से हमारा एल निकल के आ जाएगा, ये देखो एल इक्वल टू ए के है, तो के का वैल्यू इसमें रख दिया, तो यहाँ पे ये वाला पुटक इसमें किया तो ए डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एम का वैल्यू ये आ गया और एन का वैल्यू ये आ गया। तो यहाँ से देखो डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन में रिलेशन हमें मिल गया। हेडिंग था यहाँ पर रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन। तो अगर आपको डायरेक्शन कोसाइन दिया तो डायरेक्शन रेशियो निकाल सकते हो, ठीक है, डायरेक्शन रेशियो दिया तो डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हो इस फार्मूला की हेल्प से। ओके फ्रेंड्स, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप नोट कर लो। अगला टर्म आपको चैप्टर में 3.1 में आपको देखने को मिलेगा, चाहे पूरा 3D में आपको देखने को मिलेगा, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन 3D प्लेन्स। तो 3D प्लेन्स में 2 पॉइंट्स के बीच डिस्टेंस निकालना हो तो आप कैसे निकालोगे, उसका प्रूफ आप देख लो यहाँ पे। तो देखो सपोज करो P पॉइंट है कोई 3D प्लेन्स में, 3D प्लेन्स मतलब जिसमें 3 एक्सिस हैं एक्स वाई जेड। ओके, तो P पॉइंट है, एक Q पॉइंट है, 2 पॉइंट मिल गए हमको 3D में। अब इन दोनों के बीच हमें डिस्टेंस निकालना है। तो P पॉइंट का सपोज करो कि कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1, Q का x2 y2 z2। ओके, तो इसको मैंने क्या किया, मिला दिया, इसको P और Q को मिला दिया, और मिलाने के बाद एक ट्रायंगल यहाँ पे इसको राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं, इसको मैंने ड्रॉ किया। ठीक है, यहाँ से अपने से एक लाइन खींच लिया लंबा वाला इस तरह से, और ये वाला आपका P से लेके L तक कोई लाइन ड्रॉ किया।
फिर P और N को ऐसे मैच कर दिया डॉटेड लाइन से, और यहाँ पे ये 90 का बना है क्योंकि परपेंडिकुलर है। अब इस जो लाइन मैंने खींचा है ये आपको दिखाने के लिए मैंने खींचा है, इसको महसूस करवाने के लिए कि किस तरह से 3D में जो है व्यवस्थित है। अब इसको थोड़ा एडजस्टमेंट करो, देखो ये जेड ऊपर चला गया, वाई इधर चला गया, और एक्स आपकी तरफ है, ठीक है। अब एक्स आपकी तरफ है तो यहाँ पे देखो कुछ इस तरह से, देखो कुछ इस तरह से ये 3D में है। तो ये आपका ये वाई, ये आपका क्या हो गया भाई, ये ठीक है, और ये आपका एक्स आपकी तरफ एक्स, ठीक है, और जेड ये वाला जेड। तो यहाँ पे जो ये ड्रॉ है ना ये पी क्यू, तो यहाँ से मैंने लाइन जो ड्रॉ किया, ये लाइन जो ड्रॉ किया ये एक्स वाई प्लेन में, देखो एक्स वाई प्लेन पे जाके गिर रहा है, मतलब एक्स वाई प्लेन पे से खड़ा है, एक्स वाई प्लेन पे खड़ा है। ये आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ यार, ऐसे तरह से खड़ा होगा, ठीक है ना, एक्स वाई प्लेन पे आके गिर रहा है। इस डायग्राम को इमेजिन करो, आपको पता लग जाएगा, ठीक है। ये एक्स इस तरह समझ लो कि एक्स आपकी तरफ है, जेड सीधे ऐसे इस तरह से पेज के ऊपर पूरे, और वाई आपका इस तरह से, ये आपका पूरी तरह से एक्स वाई प्लेन में गिर रहा है ये लाइन। ओके चलो, अब देखो डिस्टेंस ऑफ पी एन, पी एन मतलब ये वाला इसका डिस्टेंस पी एन, डिस्टेंस ऑफ पी एन कैसे निकालेंगे, पी एन लाइज ऑन एक्स वाई प्लेन। सो अब पी एन क्या है, पी एन आपका जो है लाइज कर रहा है एक्स प्लेन में लाइज कर रहा है। अब कैसे, क्योंकि एल एम जो है एक्स वाई प्लेन में ही लाई कर रहा है, तो एक्स जो आपका पी एन है इसके समानांतर है, ठीक है पहला, तो ये भी इसमें लाई करेगा, ठीक है। दोनों देखो ये जितना है वैसे ही समानांतर है, तो देखो तो इस तरह से जो है आपका पी एन लाई करेगा एक्स वाई प्लेन में। और मैंने बताया कि जो है आपका ये जो लाइन है पूरी तरह से एक्स वाई प्लेन में ही गिर रहा है। आप कैसे भी प्रूव कर सकते हो, आप देखो आप जेड वाई प्लेन में भी इसको गिरा सकते हो, ठीक है। इसको आप जो है इस जेड एक्स प्लेन में भी गिरा के बना सकते हो, जो इजी हो वो आप कर लो, ठीक है। सब तरीक़े से आंसर सेम ही आएगा। तो देखो पी एन आपका लाई कर गया एक्स वाई प्लेन में, तो पी एन का डिस्टेंस फार्मूला कौन सा जो है 2D में डिस्टेंस फार्मूला हमने सीखा हुआ है फ्रेंड्स। 2D तो जानते हैं, तो हम 3D पढ़ रहे हैं ना यार, अब 2D तो आप पढ़ चुके हो, तो 2D का यूज़ करेंगे। 2D फार्मूला तो हम लगाते हैं डिस्टेंस फार्मूला कि x2 में से x1 प्लस y2 में से y1, तो वही चीज़ हमने लिख ली यहाँ पे। कोऑर्डिनेट भी सेम ही है, x1 y1 z1 और x2 y2 z2, ठीक है। इसलिए मैंने ये लिख दिया। अब बोलोगे कि ऐसा मैंने क्यों लिखा, जेड क्यों नहीं लिखा इसमें, तो जेड इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ये जो पी एन है लाई कर रहा है एक्स वाई प्लेन में, तो एक्स और वाई ही सिर्फ आएगा, जेड नहीं आएगा, ठीक है। जब इसमें लाई कर रहा है, तो जब इसी में लाई कर रहा है दूसरे प्लेन में जा ही नहीं रहा है, तो दूसरे प्लेन का जिक्र ही क्यों, तो x2 में से x1 और y2 में से y1। ओके, ये मैंने यहाँ पे रीजन लिख दिया बाई 2D डिस्टेंस फार्मूला से, मैंने ये लिख दिया पी एन। स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड मैंने स्क्वायर कर दिया, तो पी एन स्क्वायर इधर पी एन स्क्वायर हो गया, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, इक्वेशन 1 बोल दिया मैंने इसको, ठीक है। अब डिस्टेंस फार्मूला ऑफ क्यू एन, अब क्यू एन कहाँ भैया, अब ये वाला क्यू एन। अब देखो ये क्यू एन कहाँ पे पड़ रहा है, तो फ्रेंड्स ये जो क्यू एन है आपका, ये पड़ रहा है आपका ये वाले प्लेन में, जो कि जेड वाई प्लेन है, चाहे वाई जेड प्लेन बोलो, इसमें पड़ रहा है। लेकिन ध्यान से देखो ये सिर्फ ये जेड के लोग, देखो सिर्फ ये जेड के अलॉन्ग ही डिस्टेंस तय कर रहा है। देखो यहाँ से क्यू से लेके ये जेड के अलॉन्ग ही सिर्फ डिस्टेंस तय कर रहा है, ये वाई के अलॉन्ग डिस्टेंस तय नहीं कर रहा है इसमें, तो वाई के अलॉन्ग लेना ही नहीं है हमें, वाई लेना ही नहीं है इसमें, सिर्फ जेड के अलॉन्ग ही तय कर रहा है। अब बोलोगे कि आपकी इसमें भी तो देखो एल एम था, ये पी एन है, तो ये सिर्फ इसमें वाई के अलॉन्ग ही डिस्टेंस तय कर रहा, इसमें तो कोई किसी के अलॉन्ग तय नहीं कर रहा। लेकिन नहीं फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है। इस डायग्राम को मैंने बोला इमेजिन करो, ध्यान से देखो, ये जब गिर रहा है तो एक्स वाई प्लेन में गिर रहा है, तिरछा ही गिर रहा है। देखो ये जो गिर रहा है ना, इस ऐसे ही गिर रहा है यार, इसको यहाँ से ऐसे टाइप का गुजर रहा है, बना नहीं पा रहा इसमें, लेकिन कुछ इस तरह से तिरछा है, ठीक है। इस तरह से ये एक्स वाई प्लेन में ही लाई करेगा, एक्स के अलॉन्ग भी आपको दिखेगा और वाई के अलॉन्ग भी दिखेगा। ओके, तो ये सिर्फ इसमें जो है ना, ये क्यू एन जो है ये सिर्फ जेड के अलॉन्ग ही डिस्टेंस यहाँ पे तय कर रहा है, ठीक है, इस तरह से। और जब एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कोई डिस्टेंस तय करता है तो डिस्टेंस निकालना बहुत आसान हो जाता है। जो x2 में से x2 बड़ा वाला में छोटा घटा दो, मतलब ये एक्सिस दिया है, कोई वस्तु अगर एक्स के अलॉन्ग है, यहाँ से लेके यहाँ तक गया है, ये p है और ये q है,
यहाँ से लेके यहाँ तक गया है, ठीक है। तो ऐसे एक लाइन ड्रॉ किया और यहाँ से x डिस्टेंस हो गया, और सपोज करो ये x1 मान लो, x को x2 मान लो, ठीक है। तो x2 में से x1 घटाओगे, ये देखो पूरा x2 हो गया। तो x2 में से आप x1 घटाओगे तो पूरा ये डिस्टेंस निकल के आ जाएगा, ठीक है। ये तो ये आसान है बहुत निकालना। तो सेम उसी तरह से मैंने ये z की अलोंग ये डिस्टेंस से तय कर रहा है, तो इसके अनुसार हम z2 में से z1 घटाएंगे तो q1 आ जाएगा। अब दोनों साइड मैंने स्क्वायर कर दिया, तो स्क्वायर करने से q1 स्क्वायर हो गया और इक्वल टू z2 माइनस z1 का स्क्वायर इक्वेशन 2। दो इक्वेशन मिल गए हमको। अब देखो आगे चलते हैं। इन ट्रायंगल पी एन क्यू, अब ये ट्रायंगल देखो पी एन क्यू, इस ट्रायंगल का बात कर रहे हैं, इसमें बात कर रहे हैं। तो देखो बाई पाइथागोरस थ्योरम, अब यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, ठीक है। हम जानते हैं हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे देखो पी क्यू स्क्वायर प्लस पी एन स्क्वायर प्लस क्यू एन स्क्वायर हो जाएगा। अब पी क्यू स्क्वायर इसका स्क्वायर के इक्वल होगा। तो पाइथागोरस थ्योरम से मैंने ये वाला लिख दिया। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो देखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में जो दिए हैं पी एन स्क्वायर और क्यू एन स्क्वायर, उसको उठा के इसमें रखेंगे, ठीक है। तो ये 1 और इक्वेशन 2 के जो आए हैं पी एन स्क्वायर क्यू एन स्क्वायर, इसमें रख दिया मैंने। तो रखने के बाद कुछ इस तरह से आएगा, x2 पी एन का स्क्वायर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये पी एन स्क्वायर आ गया। और क्यू एन का स्क्वायर आया था j2 माइनस j1 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो पी क्यू, ये पी क्यू स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर इस साइड जाएगा तो ये स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा इसको। तो यहाँ पे देखो स्क्वायर रूट में कन्वर्ट, तो ये हमारा आ गया आंसर, ठीक है। प्रूफ हो चुका है कि 3D में 3D एक्सिस में किस तरह 3D कोऑर्डिनेट जो होते हैं उसमें किसी पॉइंट, दो पॉइंट के बीच डिस्टेंस निकालना होता है, ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। x2 में से x1 का स्क्वायर प्लस y2 में से y1 का स्क्वायर, z2 में से z1 का स्क्वायर, ओके। अब फ्रेंड्स अगला टर्म समझते हैं। अगला टर्म हमारा जो है एक और प्रूफ है सेक्शन फार्मूला इन 3D इंटरनली और एक्सटर्नली। आपने जो है 10th में पढ़ा होगा, सेक्शन फार्मूला पढ़ा, लेकिन 2D में पढ़ा होगा। अब हम 3D में सेक्शन फार्मूला देखेंगे, इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों। इंटरनल डिवीजन करता है तो क्या फार्मूला बनता है, और एक्सटर्नल डिवीजन करता है तो क्या फार्मूला बनता है विद प्रूफ। उसके लिए फ्रेंड्स मैं यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ किया, देखो एक्स वाई जेड 3 एक्सिस आपके हो गए, 3 कोऑर्डिनेट आपके हो गए, ठीक है। 3D का 3 कोऑर्डिनेट। अब यहाँ से पॉइंट है P और पॉइंट Q, 2 पॉइंट है। अब 2 पॉइंट के बीच चाहे कहीं पे भी हो, बीच में हो चाहे कहीं पे हो, हमको क्या मतलब है, हमको तो रेशियो देखना है, रेशियो ही निकालना है ना, कितना इंटरनल डिवीजन रेशियो में डिवाइड कर रहा है, एक्सटर्नली कितना रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो पी क्यू 2 पॉइंट्स हैं, आर कोई पॉइंट्स है जो उनके मतलब बीच में ही आ रहा बार यार, मतलब इनको किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है आर, ठीक है। उसका कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड, ओके। अब देखो मैंने क्या किया, अब यहाँ से मैंने जो है इस पॉइंट से, जो पी पॉइंट है, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ किया, ठीक है। थोड़ा लाइन खींचा, एक एल लाइन खींचा एल तक, और आर से मैंने एक एन तक लाइन खींचा, और यहाँ से क्यू, जो क्यू पॉइंट है, इसको मैंने एक और खींचा एम, ओके। अब इसमें मैंने राइट एंगल ड्रॉ करने के लिए यहाँ पे लाइन खींच दिया, ठीक है। ये आर पॉइंट से टी पॉइंट तक डॉटेड परपेंडिकुलर लाइन डाला टी इस पे, ठीक है ना, क्यू एम पे। तो यहाँ पे टी पे कटा, और सेम इसी तरह से यहाँ पे 90 बनाने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ से इसको लाइन बढ़ाया थोड़ा, और इसको इस पॉइंट पे, ठीक है। तो यहाँ से 2 हमें राइट एंगल मिल गया। प्रूफ करने में हेल्प करेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे राइट एंगल 2 ड्रॉ कर दिए, अपना दिमाग यूज़ करते हुए, क्योंकि हमें प्रूफ करना है। अब देखो यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे किया, वहाँ पे लिखा ले द 2 पॉइंट्स P x1 y1 z1 क्यों आपका x2 y2 z2, ठीक है। द पॉइंट यहाँ पे देखो एंड द पॉइंट r है, जो कि रेशियो में डिवाइड कर रहा है, x y z है, डिवाइड पी क्यू इन द गिवन रेशियो m रेशियो एंड इंटरनली। पहले इंटरनली प्रूव करते हैं, उसके बाद एक्सटर्नली प्रूव करेंगे। तो m रेशियो n में डिवाइड कर रहा है r किसको, p और q को, ठीक है ना। p और q से जो लाइन ड्रॉ कर रहा है उसको डिवाइड कर रहा है r किस रेशियो में, m रेशियो n में लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे क्या लाइन खींचा, यहाँ पे ड्रॉ पी एल क्यू एन एंड आर एन परपेंडिकुलर एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर मैंने लाइन खींचा है। अब ये जो लाइन है ना फ्रेंड्स, ये
जो लाइन दिख रहा है आपको, ये देखो, इसको PL ये RN और ये QM, ये जो लाइन है ना XY प्लेन के परपेंडिकुलर है, मतलब उस पर गिर रहे हैं। ऐसे देखो, ऐसे जैसे कि ये गिर गया इस पर, तो XY प्लेन पे गिर रहे हैं तीनों लाइन, तो इसलिए परपेंडिकुलर है, ठीक है, उस पर 90 पे गिर रहे हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे लिखा सो PL पैरेलल टू RN पैरेलल टू M। ये क्यों पैरेलल है? क्योंकि ये XY प्लेन पे तीनों के तीनों परपेंडिकुलर हैं, तो ऑफकोर्स ये पैरेलल होंगे, ठीक है, परपेंडिकुलर तो पैरेलल होंगे। देखो जैसे कि मैं दो यहाँ पे एक लाइन लेता हूँ, दोनों ऐसे गिर रहे हैं, कोई दो लाइन है, ठीक है, किसी प्लेन पे ऐसे गिर रहा है, सीधे गिर रहा है, तो सीधे गिरेगा वो सो पैरेलल ही होगा, समान डिस्टेंस पे ही होगा, ठीक है ना। देखो कहीं पे गिरी, कहीं पे गिरे, कहीं पे गिरो तुम, और सीधे गिर रहा है तुम, सीधे, ठीक है, पूरी सीधे गिर रहा है, तो फ्रेंड्स समान डिस्टेंस पे होगा, एंड दूसरे के पैरेलल होगा, तो तीनों परपेंडिकुलर XY प्लेन के, तो इसलिए तीनों पैरेलल होंगे। क्यों? क्योंकि ये जेड एक्सिस के पैरेलल होंगे। जब XY पे गिर रहे हैं तो बचा क्या? JD बचा, तो जेड के होंगे वो। ओके, ड्रॉ ST पैरेलल टू LM थ्रू द पॉइंट R। ये जो मैंने ST LM पैरेलल ड्रॉ किया है उसको मैंने यहाँ पे लिखा है, देखो ST ये ST, ओके, इसको मैंने ST पैरेलल टू LM, ये दोनों पैरेलल हैं एक दूसरे के। ओके, अब चलो जो मैंने यहाँ पे किया इस डायग्राम के अंदर, जिस तरह से ड्रॉ किया वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। प्रूफ करने के लिए लिखना पड़ता है सब चीज़ें कि भैया मैंने ये काम किया, एग्जामिनर से देख पाए, ठीक है। ऐसा आपका एग्ज़ाम में साथ आए नहीं आएगा ऐसा, लेकिन आपको नोट के तौर पे सब लिखना चाहिए। ऐसे आपको सब सिखाना होगा ना, आप कहीं पे सिखाओगे चाहे किसी को बताओगे तो आपको ये चीज़ें करनी पड़ेगी, ठीक है, एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है। अब देखो ट्रेंगल PSR एंड ट्रेंगल QTR आर सिमिलर। अब जो दो ट्रेंगल मैंने ड्रॉ किया था, अब देखो इसका यूज होने वाला है दिस और दिस ट्रेंगल, इसका दोनों का नाम लिया मैंने, और ये क्या है? सिमिलर है। सिमिलर क्यों है? क्योंकि ये दोनों को दोनों जो है राइट एंगल है, ठीक है, दोनों 90, देखो दोनों में 90 डिग्री है, दोनों राइट एंगल है, इसलिए सिमिलर है, ठीक है, तो राइट एंगल है इसलिए सिमिलर है। और जो जब एंगल बोल रहे हैं, जब ट्रेंगल सिमिलर होता है तो उसके कुछ प्रॉपर्टी होते हैं, तो जो उसके साइड होते हैं वो एक दूसरे के रेशियो में होते हैं, ठीक है, यानी वो समानुपाती होते हैं, रेशियो में होते हैं, ठीक है, समानुपाती होते हैं। तो PR डिवाइड बाई QR, PR आपका ये PR डिवाइडेड बाई QR, ठीक है, इस ट्रेंगल का हो गया ये PR और उस ट्रेंगल का हो गया QR। सेम उसी तरह से SP डिवाइड बाई TQ, SP कहाँ गया फ्रेंड्स? SP डिवाइड बाई TQ, ठीक है, इस ट्रेंगल का SP और इस ट्रेंगल का TQ ये आपके सेम रेशियो में होंगे। क्यों? क्योंकि ट्रेंगल दोनों सिमिलर हैं। ओके, अब यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है जिससे आगे काम आएगा। SP इक्वल टू SL माइनस PL। SP देखो SP कहाँ गया? SP अगर मुझे निकालना है तो मैं क्या करूँगा? SL में से PL को घटाऊंगा तो SL पूरा ये SL हो गया आपका ये, और ये PL हो गया, तो ये बड़ा वाला में से SL में से मैं PL घटाऊंगा तो ऑफकोर्स SP आ जाएगा। सेम उसी तरह से TQ को लाना है तो QM में से TM घटाना पड़ेगा, यानी मुझे Q2 इसको लाना है तो मुझे QM में से TM को घटाना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा, ठीक है। और PL इक्वल टू P है, ये किसी काम का नहीं है, ठीक है, ये हटा दो, ऐसे ही लिख दिया, इसको काटो। अब देखो M रेशियो N इक्वल टू SL माइनस PL और QM माइनस TM। अब मैंने क्या किया यहाँ पे? PR डिवाइड बाई QR, इसको मैंने M रेशियो N लिया। क्यों? क्योंकि डायग्राम में देखो ना, डायग्राम में तो दिया ये रहा PR M रेशियो में डिवाइड कर रहा है, और आपका ये जो है QR N रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है, M रेशियो M ने डिवाइड कर रहा था, इसको मैंने M लेट किया, इसको N लेट किया, तो M बटा N। अब SP बाई TQ, तो SP को मैंने यहाँ पे लिखा है, SP की जगह SL माइनस PL लिख सकते हैं, और TQ की जगह हम QM में से TM लिख सकते हैं। ओके, तो हमारा कुछ इस तरह से आ गया। ओके, अब देखो M रेशियो N इक्वल टू Z में से Z1। अब ये SL Z आपका हो गया, कैसे? अब देखो ये पूरा SL हो गया, तो देखो जो पूरा का पूरा SL है ना फ्रेंड्स, ये Z1 है,
ये पूरी तरह से मैंने आपको बताया कि एक्सवाई प्लेन पे गिर रहा है तो जेड के पैरेलल होगा, एंड जेड डिस्टेंस ही सिर्फ तय करेगा ये, ठीक है। तो जेड डिस्टेंस तय कर रहा है तो ये आपका पूरा Z1। आप बोलोगे Z1 कैसे, तो देखो फ्रेंड्स Z1 इस तरह से, ये PL है, देखो SL में से PL घटा गया तो SL, ये आपका SL हो गया। तो S जो है ना, S देखो S जो है इस पॉइंट के समान इसी लाइन में आ रहा है ना, तो इस जो लाइन है, ये वाला जो लाइन है, इसमें आपका क्या है XYZ है। देखो ये वाला लाइन जो है XYZ का है पूरी तरह से, और ये जो लाइन खींचा जाएगा X2 Y2 Z2, और ये जो लाइन खींचा जाएगा फ्रेंड्स यहाँ से, वो आपका XYZ, ठीक है ना, XY और X1 Y1 Z1, कुछ इस तरह से, ठीक। तो इसलिए मैं बोला तो कि SL में से PL घटाना है, तो ये रहा SL जो कि आपका ये पूरी तरह से है, ठीक है। तो ये Z लेंगे, XY नहीं लेंगे क्योंकि XY के परपेंडिकुलर है ये पूरी तरह से लाइन, ठीक है। सिर्फ Z डिस्टेंस ही तय करेगा, ओके। तो यहाँ से हम इसमें से Z में से Z1 को घटाएंगे। इसको अगर निकालना है, इसको SP को निकालना हमें, तो हम क्या करेंगे, इस Z में से Z1 को घटाएंगे तो हमारा ये मिल जाएगा। तो देखो मैंने Z में से Z1 घटाया, QM में से TM, तो QM ये रहा QM पूरी तरह से क्या है Z2 है, और आपका क्या है TM, तो TM क्या है, TM आपका फ्रेंड्स यहाँ पे TM है, देखो तो TM आपका ये वाला लाइन में आ जाएगा, तो ये आपका Z हो जाएगा। तो देखो Z2 में से Z, यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने लिख भी दिया आपको समझाने के लिए कि यहाँ पे कैसे कैसे मैंने लिखा है, ठीक है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे M/N इक्वल टू Z में से Z1 और Z2 में से Z, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ से इसको फिर M को मल्टीप्लाई करेंगे दोनों से, N को इस साइड, तो कुछ इस तरह से होगा। अब देखो अब मैंने क्या किया, यहाँ से Z वाले को एक साइड कर दिया और Z2 Z1 को एक साइड कर दिया। उसके बाद मैंने इसमें से Z कॉमन कर लिया और M+N को इस साइड भेज दिया, तो Z इक्वल टू Z2 + M Z1 डिवाइड बाई M+N आ जाएगा, ठीक है। तो Z एक्सिस हमारा मिल चुका है, Z का यहाँ पे पॉइंट मिल जाएगा इससे M Z2 + N Z1 डिवाइड बाई M+N। अब यहाँ पे मैंने लिखा सिमिलरली बाय ड्राइंग द परपेंडिकुलर टू द XZ और YZ प्लेन वी गेट दिस। अब देखो मैंने क्या बोला था, मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था किस पे, XY प्लेन पे ड्रॉ किया। तो जब XY प्लेन पे ड्रॉ किया तो Z का हमें एक्सिस यहाँ से मिल गया, ठीक है, Z का हमें मिल गया। तो उसी तरह से XZ पे हम ड्रॉ करेंगे तो Y का मिलेगा, और YZ पे ड्रॉ करेंगे तो X का मिलेगा। तो X Y Z तीन कोऑर्डिनेट है, तो तीनों को तीनों हमें कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे, ठीक है, ड्रॉ करने से। तो यहाँ से Y मिल गया और यहाँ से X मिल गया। तो इस तरह से फॉर्मूला ड्रॉ होता है। देखो कुछ नहीं किए, यहाँ पे Z रिप्लेस करके यहाँ पे Y कर दिए, और फिर से Z रिप्लेस करके X कर दिया। तो यहाँ पे देखो थोड़ा सा ये आपको एक्सप्लेनेशन में कुछ लिख दिया, हैंस द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट R विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, मतलब 2 पॉइंट्स से जो लाइन बन रहा है, लाइन ज्वाइन हो रहा है, वो P आप Q आपका है, जिसका कोऑर्डिनेट कुछ इस तरह से है X1 Y1 Z1 और X2 Y2 Z2 इंटरनली इन द रेशियो M/N। अगर M/N में डिवाइड कर रहा है तो उसका कोऑर्डिनेट ये वाला होगा, ओके। ये फार्मूला माइंड में रखना हमेशा, ठीक है। कुछ नहीं करना है, mx2 + nx1 डिवाइड बाई M+N, ये याद हो गया। तो कुछ नहीं करना, बस x को y रिप्लेस करते रहना है, फिर z रिप्लेस करो तो फार्मूला मिल जाएगा। मतलब सिर्फ आपको इसे याद रखना है, तो याद कर रखना है, इतना सिंपल कोई कुछ नहीं है फ्रेंड्स। यहाँ पे देखो m के बाद n आता है तो mn याद रखो, और x2 दूसरा तीसरा याद रखो, मतलब उल्टा गिनती 2 और 3 कुछ इस तरह से, ठीक है। mn तो आपका अल्फ़ाबेटली चल रहा है, m के बाद n ही आता है, तो mn याद रखो, और 2 के बाद 1 उल्टा गिनती, बस उसके बाद कुछ नहीं करना, नीचे वाला तो ऐड ही होगा, n+m करो चाहे m+n करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो फ्रेंड्स इंटरनली अगर डिवीज़न होगा तो ये फार्मूला आएगा, अगर एक्सटर्नल डिवीज़न होगा तो उसके लिए देखो, इफ़ द पॉइंट आर विच डिवाइड PQ एक्सटर्नली, अगर सपोज करो कि वो एक्सटर्नली डिवाइड करेगा, ठीक है, मतलब बाहरी तौर पे डिवीज़न करेगा,
जैसे देखो, मान लो कि ये जो मैंने अभी हमने अभी क्या सीखा, पी क्यू पॉइंट है, इसको कोई इंटरनली डिवाइड कर रहा है, सपोज करो आर रेशियो में, तो उसके लिए फॉर्मूला हमारा ये वाला है, ठीक। अगर इसके एक्सटर्नली करेगा, एक्सटर्नली करने मतलब ये पी है और ये क्यू है, ये आर कोई यहाँ पे है, एक्सटर्नली कर रहा है, ठीक है। अभी आर यहाँ पे आ गया, तो उसके लिए फॉर्मूला कौन सा होगा, ठीक है। तो उसके लिए फॉर्मूला कुछ इस तरह से होगा, देखो यहाँ पे रेशियो एम रेशियो एन, देन इट्स कोऑर्डिनेट आर ऑब्टेन बाय द रिप्लेस एन बाई माइनस एन। तो इसका कोऑर्डिनेट आपको निकालने का सिंपल फंडा है कि जहाँ पे एन है उसकी जगह माइनस एन रख दो, सिर्फ माइनस एन करो, आंसर आपके सामने हो जाएगा, कोऑर्डिनेट आपके सामने होगा, जहाँ पे एन है वहाँ माइनस एन कर दो। देखो इसी फॉर्मूला में एन जहाँ पे वो माइनस एन कर दो, यहाँ पे एन है माइनस एन कर दिया, ठीक है, यहाँ पे एन है यहाँ पे माइनस एन कर दिया, देखो mx2 माइनस एन एक्स वन ए माइनस एन, ठीक है। तो आपको सिर्फ इसको याद रखना है, ठीक है, उसमें पहले नंबर के इसमें तीनों को याद नहीं रखना है, याद सिर्फ इसको रखना है। और दूसरा कि आपको सिर्फ अगर मन एक्सटर्नली डिवीजन करेगा तो कुछ नहीं, एन को माइनस एन कर दो, ठीक है, एक्सटर्नली कंडीशन में, इंटरनली कंडीशन में ये हो जाएगा और एक्सटर्नल कंडीशन में माइनस एन रिप्लेस कर देना है, तो आपके सामने एक्सटर्नली का भी कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला आ जाएगा। ओके, तो फ्रेंड जितने भी थ्योरी थे हमने सीख लिया, ठीक है, जितने थ्योरी थे सारे क्लियर, उतने से ज़्यादा नहीं आएंगे 3.1 से रिलेटेड जब क्वेश्चन करेंगे हम। अब देखो हम अब सीखेंगे फाइनली एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर, मतलब वेक्टर पढ़ तो रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, क्या फ़ायदा है भैया पढ़ने का। कोई भी चैप्टर मैथमेटिक्स का ऐसे नहीं है कि उसका यूज़ नहीं है, सबका यूज़ है। हम लोग सुने हैं ना कि भैया ये हम लोग साइन थीटा कॉस थीटा क्या बचपन में सब पढ़ाया जाता है, साला कहाँ यूज़ हुआ आज तक। ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं है, सबका यूज़ है, बस वो आपके लाइन में नहीं पड़ा, आपका करियर कुछ और होगा तो आपको नहीं पड़ा ज़रूरत, ठीक है। जिसका करियर उसमें है उसको ज़रूरत है उसका, ठीक है। तो कोई भी मैथमेटिक्स का कुछ भी पार्ट जो है, कुछ भी फ्रेंड्स अनयूज नहीं है, सबका यूज़ है रियल लाइफ में। तो फ्रेंड्स वन बाई वन देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर। देखो फर्स्ट पहला, फॉर कैलकुलेटिंग फोर्स टॉर्क एंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। तो वेक्टर का रियल लाइफ में यूज अगर देखा जाए तो किसी भी पार्टिकल आपका कुछ भी हो सकता है, गाड़ी हो गया आपका, कोई औजार हो गया, ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है वो पार्टिकल, तो उसका फोर्स टॉर्क और वेलोसिटी निकालने में इसका यूज़ होता है। बिना वेक्टर का हम वेक्टर यूनिट का गणना नहीं कर सकते। कोई भी ऐसा चीज़ है जो वेक्टोरियल है, मतलब वो वेक्टर है, तो बिना वेक्टर सीखे हुए हम उसका गणना नहीं कर सकते, कैलकुलेशन नहीं कर सकते। जैसे हमें फोर्स निकालना है, तो फोर्स क्या है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो वेक्टर क्वांटिटी है तो उसे निकालने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगा वेक्टर वाला, जो भी वेक्टर का जितने भी रूल्स होते हैं, ठीक, वो सारी चीज़ जानना ज़रूरी है। तो सपोज करो जैसे ये कोई वस्तु है, इस पर फोर्स लगा है, तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी उसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। तो इस पर फोर्स लगा है तो पूछा जाएगा आपसे, ठीक है, कि फोर्स लगा है इस पर, तो बताओ फोर्स का मैग्नीट्यूड और फोर्स किस डायरेक्शन में लगा, दो चीज़ मिला। बिना वेक्टर का आप कैसे निकाल दोगे उसे, ऐसे बता दोगे कि भैया कि इस डायरेक्शन में क्या है, ऐसे बिना कोई वेक्टर यूनिट का कोई तरीका तो होगा कि वेक्टर को ऐसे ऐड करोगे, वेक्टर को ऐसे घटाया जाता है कि सिंपल जोड़ घटाव जैसे होता है वैसे कर दोगे, ऐसा नहीं। जो वेक्टर का रूल्स है उसे फॉलो करना ही पड़ेगा आपको फोर्स निकालने के लिए। अगर 3-4 फोर्स लग रहा है इसके ऊपर, इधर से भी लग रहा है, इधर से भी लग रहा है, कुछ इधर से भी एंगल से भी लग रहा है, तो निकालना मुश्किल हो जाएगा। कैसे निकालोगे, उस समय असंभव जैसा होगा, बिना फिर से वेक्टर का यूज़ होगा, बिना वेक्टर कर ही नहीं पाओगे। उस तरह से टॉर्क है, टॉर्क क्या होता है, मूवमेंट। यहाँ पे जैसे कि ये यहाँ से जब पकड़े हैं तो यहाँ पे जैसे दरवाज़ा बंद करते हो ना, तो दरवाज़ा बंद करते हो तो दरवाज़ा किसी न किसी पॉइंट ऑफ एक्सिस पे टिका होता है, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ एक्सिस उसको रोटेट करवाता है। जैसे यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे मारा ऐसे, ये टॉर्क करे घुमा, ठीक है। इस तरह फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा फ्रेंड्स। तो बिना फिर से वेक्टर का यूज़ किए हुए आप टॉर्क नहीं निकाल सकते हो। और वेलोसिटी किसी पार्टिकल का, वेलोसिटी मतलब क्या, स्पीड और डायरेक्शन दोनों मिला के वेलोसिटी बना होता है। तो वेलोसिटी भी निकालने के लिए आपको फिर से वेक्टर की ज़रूरत पड़ेगी। तो जितने भी वेक्टोरियल यूनिट हैं, मतलब जो वेक्टर हैं,
बिना वेक्टर के रूल्स के हम उनका गणना नहीं कर सकते, इसलिए वेक्टर पढ़ना ज़रूरी है। ओके, इस तरह से उसका एप्लीकेशन है रियल लाइफ में। रियल लाइफ में तो सब कुछ हम देखते हैं, फोर्स भी देखते हैं, टॉर्क भी देखते हैं, वेलोसिटी भी देखते हैं, सब कुछ देखते हैं यार। अब देखो सेकंड, यूज ऑफ कैनन इन मिलिट्री। अब देखो यूज ऑफ कैनन, जो कैनन होते हैं यानी जो मिलिट्री में तोफ जो फ्रेंड्स यूज होते हैं, जो दुश्मनों पे चलाए जाते हैं, तो उनको जो तैयार किया जाता है तो वो वेक्टर को ध्यान में रख के ही तैयार किया जाता है। जैसे कि मुझे सपोज करो यहाँ पे कोई एक दुश्मन है, ठीक है, एनिमी है, और हम हैं यहाँ पे, मुझे इस पे वार करना है। तो पहले मैं क्या करूँगा, इसके बीच के डिस्टेंस मापूंगा, ठीक है, पता करूँगा किस डायरेक्शन में ये डिस्टेंस पहले देखूँगा, फिर उसके बाद डायरेक्शन देखूँगा, उसके बाद मैं जो अपना तो फैन कैनन तैयार करूँगा उसके रेंज के अनुसार तैयार करूँगा। तो बिना वेक्टर के पॉसिबल नहीं है। यानी जो कैनन का वेलोसिटी होगा, वेलोसिटी क्या है, फिर से वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी आ गया, क्या है वेलोसिटी, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इस वेलोसिटी को निकालने के लिए, जो कि इसको ध्यान में रख के हम तैयार करेंगे इस कैनन को, तो फ्रेंड्स उसके लिए हमें वेक्टर की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इस तरह से जो मिलिट्री होते हैं, मिलिट्री में जो कैनन यूज होते हैं वो वेक्टर को ध्यान में रख के ही बनाए जाते हैं। ये ध्यान रखना पड़ता है कि उस कैनन को किस एंगल पे और कितनी वेलोसिटी दे के भेजा जाए कि वो सही तरीक़ा से प्रोजेक्टाइल हो पाए, ठीक है। प्रोजेक्टाइल होता क्या है, प्रोजेक्टाइल जानते हो, 9th में पढ़े, 9th और 11th में, प्रोजेक्टाइल मोशन इस तरह से जाएगा, उसका मोशन भी कम होगा धीरे 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 धीरे, टाइम टू टाइम जैसे जैसे स्पीड भी कम होगा ना उसका। तो सब चीज़ें बिना वेक्टर के पॉसिबल नहीं है। तो मिलिट्री में जो कैनन होते हैं वो वेक्टर के कारण ही जो है दुश्मन तक पहुंच पाते हैं, उनका रेंज मालूम चल पाता है, ठीक है, और वहाँ पे वो जाके ब्लास्ट होते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं थर्ड, यूज इन प्रोजेक्टाइल गेम, दैट इज जैसे बास्केटबॉल, बेसबॉल, जो आपके प्रोजेक्टाइल गेम जो होते हैं, प्रोजेक्टाइल गेम मतलब जिसको फेंका जाता है, देखो जिससे फेंक कर खेला जाता है। सपोज करो मैंने एग्जांपल दिया बास्केटबॉल बेसबॉल का, जैसे बास्केटबॉल, यहाँ पे आप बास्केट बॉल खेले होगे, नहीं खेले होगे तो देखो यहाँ पे देखो, जैसे ये आपका होता है, इसमें हम डालते हैं, हम अपना बॉल डालते हैं, ठीक है, बॉल ये जो डालते हैं इसमें डालना होता है। तो हमें जो बास्केट बॉलर होता है, जो डालने वाला होता है, वो ध्यान में रखता है ना कि कितना एंगल पे फेंके और कितना स्पीड से फेंके कि डायरेक्ट इसी में आके गिरे। अगर जो एक्सपर्ट होगा वो हर चीज़ों का ज्ञान रखता होगा, उसे नहीं पता होगा तो वो फेंक ही नहीं पाएगा, उसमें नहीं जाएगा तो वो जीतेगा कैसे। तो वो चीज़ों को उसको पता होता है, तो ये वो कहीं ना कहीं वो वेक्टर का यूज़ करता है। पहले तो डायरेक्शन पता करता है और दूसरा वो वेलोसिटी पता करता है। तो स्पीड, वेलोसिटी नहीं, वेलोसिटी तो दोनों को मिला के बनेगा ना, वेलोसिटी तो फाइनल हो गया। तो पहले स्पीड पता करता है, कितना स्पीड से फेंके सी में जाए, डायरेक्ट ज़्यादा दूर मत चले जाए, इधर मत चले जाए, चाहे इधर पहले ना गिर जाए। तो स्पीड पता करता है, दूसरा डायरेक्शन पता करता है किस डायरेक्शन फेंके, और उससे भी ज़्यादा एंगल पता करता है कि किस एंगल पे फेंके। तो एंगल कहीं ना कहीं डायरेक्शन ही होता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स एंगल डायरेक्शन ही है, तो वो पता करता है किस एंगल पे फेंके या किस डायरेक्शन फेंके, और दूसरा कितना स्पीड से फेंके। तो कहीं ना कहीं वेक्टर का यूज़ कर लिया उसने, वेलोसिटी का यूज़ कर लिया। तो बास्केटबॉल, जो भी प्रोजेक्टाइल जितने भी गेम हैं, बेसबॉल, बास्केटबॉल, सारे के सारे आपके वेक्टर के ही यूज़ करते हैं। इस तरह से रियल लाइफ में आपका यूज़ हो जाता है प्रोजेक्टाइल गेम में वेक्टर का। अब देखते हैं इन शूटिंग वीडियो गेम। तो जितने भी आपके शूटिंग वाले वीडियो गेम होते हैं, शूटिंग मतलब जिसमें फायर होता है, जिससे आप दुश्मन को, एनिमी को शूट करते हो, तो शूट जब करते हो तो उसमें जो गेमर, जो डिज़ाइनर, डेवलपर होते हैं, गेम डेवलपर होते हैं, वो इस चीज़ को सोच के बनाते हैं कि अगर जो है एनिमी यहाँ पे है, अगर एनिमी यहाँ पे, आप यहाँ पे हैं, तो वो इसको मारने के लिए फोर्स अप्लाई करेगा, ठीक है, और कितना फोर्स अप्लाई करेगा जिससे वो उतना वेलोसिटी पे को लगे, उतना डिस्टेंस पे है, इतना टाइम पे लगे। उतना टाइम पे इसलिए क्योंकि हो सकता है वो चल रहा हो, या अगर यहाँ से यहाँ घसकेगा, यहाँ से यहाँ घसकेगा, तो उससे पहले उसको ख़त्म करना पड़ेगा ना। तो टाइम देखकर कितना फोर्स अप्लाई करे कि उसके यहाँ से जाने से पहले उसको वो लग जाए, एनिमी एंड हो जाए। तो फ्रेंड्स उस समय गेम डेवलपर बहुत सी चीज़ों को सोचते हैं, बिना वेक्टर का ये संभव नहीं है। तो शूटिंग वीडियो गेम में इसके यूज़ होते हैं बहुत से। नेक्स्ट आते हैं मेंटेन स्पीड ऑफ रोलर कोस्टर। तो देखो फ्रेंड्स, जो रोलर कोस्टर होते हैं, आपने चढ़ा होगा
रोलर कोस्टर ये ऐसे 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 घुमाव होते हैं ना, इस पर कोई गाड़ी होती है चलती है, ठीक है। ये गई नीचे, ये फिर ऊपर गई, फिर नीचे गई, इस तरह से ये ट्रेन चलती जाती है। तो इसमें वी वेक्टर का यूज होता है, रोलर कोस्टर को चलने में भी यूज होता है। क्योंकि देखो जैसे ये चलेगी तो जैसे ये नीचे जाएगी तो इसका स्पीड बढ़ेगा, ठीक, स्पीड बढ़ेगा तो यहाँ पे बढ़ते 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 कि मैक्स स्पीड आएगा, जिससे ये इतना स्पीड गेन कर लेगी, ऊपर चढ़ जाएगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसका ये यहाँ पे मैक्सिमम इसका ग्रेविटेशनल फोर्स होगा अंदर की तरफ, ठीक है, इसको खींचेगा तो इसको यहाँ पे स्पीड अब इसका बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। फिर से जैसे नीचे आएगी उसका स्पीड यहाँ पे बढ़ता ही जाएगा, फिर से एक मिड पॉइंट आएगा, फिर से वहाँ से स्पीड पकड़ेगी। तो फ्रेंड्स ये स्पीड मेंटेन रखना होता है, ज़्यादा स्पीड ना हो जाए, इतना स्पीड ना हो जाए कि यहाँ से घसक रही है, इससे ज़्यादा स्पीड ना हो जाए कि यहाँ से ये जो है पलटी मार जाए, ठीक है। तो इस पलटी ना मारे, इसको ध्यान में रखने के लिए इसके ऊपर वेक्टर अप्लाई किया जाता है कि कितना फोर्स से ये चले, ठीक है ना, मतलब इसके ऊपर कितना फोर्स अप्लाई हो। फ्रैक्शन भी रहता है ना, फ्रैक्शन रहेगा आपका, ग्रेविटेशनल फोर्स रहेगा, तो उन लोगों का बैलेंस होना ज़रूरी है। उतना ही उसका वेलोसिटी हो जिससे वो ज़्यादा पलटी ना मारे, चलते चलते अपना उतना ही स्पीड, जैसे कि यहाँ से चल रही है, यहाँ से घसक रही है, तो यहाँ पे ज़्यादा स्पीड ना हो, कितना स्पीड ना हो कि यहाँ से जाके ऐसे पलट जाए, ठीक है, इतना स्पीड ना हो। और चाहे इतना भी ये चढ़ाई ना करे कि यहाँ से उड़ जाए, ऐसे यहाँ पे से घूमना चाहिए इसको, यहाँ से उड़ जाए। तो फ्रेंड्स ये मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है ना, इस तरह से ये मेंटेन हो पाता है, वेक्टर के जरिए ही मेंटेन हो पाता है। वेक्टर से डिसाइड होता है कि कितना स्पीड इसको मिलनी, स्पीड बोल रहे हैं, वेलोसिटी कितनी मिलनी चाहिए, एक्सेलरेशन क्या होनी चाहिए, क्या फोर्स का मेंटेनेंस होना चाहिए, सब चीज़ें ध्यान में रख के इस रोलर कोस्टर को तैयार किया जाता है, ठीक है। इस रोलर कोस्टर को तैयार किया जाता है जिससे ये इस पर जो व्यक्ति बैठे हैं उनको खतरा नहीं होता है, उनको कोई चोट नहीं लगता है, चाहे वो गिरते नहीं है, चाहे कोई जान माल का कोई खतरा नहीं है, ठीक है। तो जो स्पीड होते हैं उसको मेंटेन करने के लिए रोलर कोस्टर को इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है, वेक्टर की हेल्प से ही डिज़ाइन किया जाता है, बिना वेक्टर का कुछ पॉसिबल नहीं है, ओके। तो रोलर कोस्टर के चलाने में भी जो रोलर कोस्टर का डिजाइनेशन होता है उसमें भी वेक्टर का यूज है। अब नेक्स्ट है आपका फ्रेंड्स यूज इन द क्रिकेट बाय बैट्समैन, फिर प्रोजेक्टाइल गेम होकर ना एक तरह से। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे जो क्रिकेटर होते हैं वो जैसी बॉल आता है तो बैट से उससे मारते हैं, तो बैट से मारते हैं तो किसी डायरेक्शन में ही मारते होंगे और ये सोच के ही मारते हैं कि इतना रन कम से कम मुझे मिल जाए, चाहे मैं इतना रन मारूंगा, जैसा शॉट आएगा वैसा मारते हैं वो लोग, वैसा सोच के मारते हैं। तो वो कहीं ना कहीं वेक्टर का यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि वो जब मारते हैं, जैसे मान लीजिए एक बैट्समैन है, बैट लिया, उसने एक बॉल आया यहाँ पे मारा, तो ठीक है मारा, तो उसने जो सोच के मारा कि छक्का मारूंगा, छक्का मारूंगा मैं, तो यहाँ से जब उसने शॉट मारा फ्रेंड्स, तो उसने सोच के मारा कि इस डायरेक्शन मारूंगा, इस डायरेक्शन में, क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई शायद फील्डर नहीं है, ठीक है, कोई फील्डर नहीं है, तो यहाँ से क्रॉस होगा, कोई रोकने वाला भी नहीं है, तो आसानी से वो देख के मारता है, उन लोगों को सब पता होता है, तो उस डायरेक्शन मारेगा और उतना स्पीड से मारेगा कि इतना स्पीड देगा उसको, उस बॉल को, कि जिससे वो बाउंड्री पार चला जाए। तो हर चीज़ें वो देखता है, कहीं ना कहीं वेक्टर का यूज़ कर रहा होता है वो, ठीक है, मतलब उसे नहीं पता है चीज़ें, लेकिन कहीं ना कहीं वेक्टर का यूज़ करता है और जिससे वो छक्का, चाहे जो भी जितने भी रन बना पाए वो बना पाता हो, ठीक है। पहले डायरेक्शन देखता है, फिर वेलोसिटी देखता है, सॉरी स्पीड देखता है, दोनों को मिला के बनता है वेलोसिटी, और उतना फोर्स अप्लाई का, उतना वो जो है उस पर मोमेंटम जिसे बोलते हो बैट से बॉल का, तो वो अप्लाई करता है उसके ऊपर और वो उतना रन बना पाता है। अब नेक्स्ट आपका है यूज बाय बोट एट टाइम ऑफ क्रॉसिंग ए रिवर। अब देखो बोट भी यूज़ करता है कहीं ना कहीं वेक्टर का, जो बोटमैन होते हैं जो बोट को चलाते हैं वो भी वेक्टर का यूज़ करते हैं। तो कैसे? तो देखो यहाँ पे नदी, ठीक, ये नदी यहाँ पे सपोज करो ये नदी बह रही है, ऐसे ही बह रही है, ठीक है, कुछ इस तरफ से जा रही है आगे की तरफ, इस तरफ नदी बह रही है, यहाँ से एक बोट निकला, ठीक, इस पर बोटमैन बैठा हुआ है, बोटमैन बैठा है, इसको इस साइड जाना है, तो आपको लग रहा है कि ये नदी इस साइड बढ़ रही है, तो ये ऐसे चलेगा डायरेक्ट सीधे, तो सीधे पहुंच जाएगा यहाँ पे ये, ठीक है, ऐसे नहीं पहुंचेगा ना ये। तो अगर इसे यहाँ पे पहुंचना है तो इसे क्या करना पड़ेगा, यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा चलने के लिए, ठीक है। ये क्या करेगा, ध्यान में, ये लोग चलाता है तो जानता है, भले इन लोगों को पता नहीं कि वेक्टर क्या है, भले इन लोगों को पता नहीं कि वेक्टर क्या है और वेक्टर का क्या यूज है, कुछ नहीं पता, बस ये लोग रियल लाइफ को जानता है अपना कि भैया होता है ऐसे कि हम यहाँ से निकलेंगे तो यहाँ पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये होता ये है कि जो नदी जो है अपना धारा बनाती है, तो धारा के अनुसार ही वो जो नाव है, जो बोट है,
उसको अपने अनुसार बहाना चाहेगी, और ये जो है अपने जो क्या बोलते हैं उसको, जिससे पानी को हटाते हैं ना वो बोटमैन, उसको क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, ठीक है, याद नहीं आ रहा अभी मेरे को। तो यहाँ से फ्रेंड जैसे ही वो पानी को हटाता है तो वो इस डायरेक्शन में जाने का प्रयास करता है, सीधे ओपन से सीधे जाने का प्रयास करता है, लेकिन उसका जो नदी का बहाव है, जो उसका धारा है, वो उसको उस साइड ले जाता है। तो देखो इस साइड वो जाना चाहता है, नदी का बहाव इधर ले जाना चाहता है, तो बीच में उसका यहाँ पे मूवमेंट होता है, ठीक है। नदी इधर जा रही है, वो इधर जाना चाहता है, तो बीच में इस तरह से जाता है। तो इस तरह से करते करते वो यहाँ फाइनली पहुँचेगा। समझ में आ रहा है फ्रेंड्स? तो एक्चुअल में वेक्टर का यूज होता है यहाँ पे, ये इसकी नदी की वेलोसिटी और ये आपकी नाव की वेलोसिटी, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी सेंटर में आ जाता है बीच में, ठीक है। तो इस तरह से ये वेक्टर एडिशन ऑफ वेक्टर हो जाएगा यहाँ पे। तो इस तरह से यहाँ पे वेक्टर का यूज़ होता है, लेकिन उसको क्या पता कि वेक्टर चल रहा है यहाँ पे, तो बिना वेक्टर का वो यहाँ पे नहीं पहुँच पाएगा, उसको ये अंदाज़ा नहीं हो पाएगा कि हम मुझे यहाँ पे यहाँ से निकलूँगा तो यहाँ पहुँचूँगा, बिना उसका आइडिया नहीं हो सकता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये वेक्टर का यूज़ करता है, बस इसे पता नहीं है। क्या करें, आपके जैसा इंजीनियरिंग कॉलेज में नहीं गया ना वो। तो अब देखो नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो नेक्स्ट अगला 8वां नंबर एप्लीकेशन, व्हेन सफरिंग एरोप्लेन बाय द क्रॉस वाइंड। अब देखो क्रॉस वाइंड होता क्या है ये तो पहले जान लो, पता ही नहीं होगा, अभी पता भी होगा, कुछ कुछ इंटेलिजेंट फ्रेंड्स हैं हमारे, सारे तो पता ही होंगे, कुछ दोस्त हैं जो हमारे जैसे हैं जिसे पता नहीं है क्रॉस वाइंड क्या होता है। देखो फ्रेंड, जैसे कोई एरोप्लेन जो है लैंड करता है, कोई एरोप्लेन जो है लैंड करता है, ऐसे एरोप्लेन बना लेते हैं इसको, सपोज करो एरोप्लेन ऐसे लैंड कर रहा है, तो जब लैंड करता है तो कभी कभी क्रॉस वाइंड चलता है। क्रॉस वाइंड क्या होता है, जब जो एरोप्लेन जो मोशन होता है ना, उसके जस्ट परपेंडिकुलर लगता है वो। क्रॉस वाइंड मतलब एक वाइंड ही है, मतलब हवा है, क्रॉस विंड पढ़ो, वाइंड पढ़ो, क्रॉस विंड, ठीक है। तो वो एक टाइप का हवा है जो लाइन ऑफ मोशन की परपेंडिकुलर लगता है, मतलब अगर कोई वस्तु ऐसे चल रही है तो वो ऐसे उसके ऊपर फोर्स लगाएगा, ठीक है, अंदर से। जैसी ही एरोप्लेन ऐसे उतरती है, सपोज करो उतर रही है, ऐसे उतर रही है, ये लैंड है, ठीक है। तो ये जो क्रॉस वाइंड है, जो हवा ना ऐसे बहता है ऐसे, अब उसको उतरने ही नहीं देगा। अब देखो जैसे कि आप कहीं पे पैर रखते हो, नीचे कोई ऐसे टिका कर रखा है, उतरने ही नहीं दे रहा आपको, आप ऐसे उतरना चाहते हो, नीचे जाना चाहते हो, लेकिन कोई यहाँ पे हाथ रखा है, आपको उतरने नहीं दे रहा, आप जाओ कैसे? तो फ्रेंड्स ये तरह से देखा जाता है। इस कंडीशन में वेक्टर का यूज़ होता है। जो पायलट होते हैं वो ध्यान रखते हैं इस चीज़ का कि कितना स्पीड है वाइंड का, ठीक है ना, उस हवा का स्पीड क्या है, जो चल रहा हवा उसका स्पीड क्या है, और मेरे एरोप्लेन का स्पीड क्या है, क्या हम उस स्पीड से, जिस स्पीड से आ रहा है उस स्पीड से उतर पाएंगे, लैंड कर पाएंगे। अगर लैंड नहीं कर पाएंगे तो हमें स्पीड कितनी रखनी चाहिए और बढ़ानी चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। रिजल्टेंट वेलोसिटी वो पायलट आपका निकालता है, उसके अनुसार मूवमेंट करता है उस एरोप्लेन का, उसके बाद वो लैंड करता है। इसमें बहुत खतरा रहता है फ्रेंड्स, इसमें एरोप्लेन को क्रैश होने का खतरा रहता है, ठीक है, बहुत से दिखते हैं। तो इस कंडीशन में वेक्टर का यूज़ करके ही जो है सही तरीक़े से लैंड कर पाता है, सेफली लैंड कर पाता है वो, नहीं तो मुश्किल में पड़ सकता है। कितने सवारी उसमें होते हैं, सबकी जान का समझ जिम्मेवारी उन लोगों के पास होता है। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालता है, और वो लोग तो साइंस पढ़ा होता है, सब साइंस वाला ही होता है वो, तो वो लोग सही समझता है वेक्टर का यूज़। तो सबसे पहले जो है हवा का स्पीड देखता है जो परपेंडिकुलर है लाइन ऑफ मोशन के, ऐसे एरोप्लेन उतर रही है जब, तो उसका स्पीड देखता है और फिर अपना स्पीड देखता है, दोनों को निकलता है। रिजल्टेंट जो आएगा वो रिजल्टेंट सेंटर में आएगा, ऐसे वो स्पीड वो पकड़ के उसके बाद वो लैंड करता है। तो इस तरह से होता है, बहुत मुश्किल होता है उसमें उतरना, ठीक है। कभी कभी आप न्यूज़ सुने होंगे कि ऐसा क्रॉस वाइंड में क्रैश हो गया, ठीक है, बहुत कम ही मिलता है ऐसा सुनने को, क्योंकि बता रहे हैं आपको वो लैंड तब तक नहीं करेंगे जब तक रिजल्टेंट वेलोसिटी ऐसा लगने लगे कि हम सेफली लैंड कर पाएंगे, तब तक वो नहीं उतरेंगे भले, और जो है उस पर हवा में और उड़ते रहे वो लोग, कहीं और लैंड करवा ले, लेकिन सेफली ही लैंड करेंगे वो लोग, ठीक है। तो उस कंडीशन में वेक्टर फ्रेंड्स यूज होता है क्रॉस वाइंड के टाइम में। एरोप्लेन के जब लैंड करवाना होता है तो क्रॉस वाइंड चलता है, तो उस कंडीशन में वेक्टर का यूज़ होता है। रिजल्टेंट वेलोसिटी निकाल के तब लैंड किया जाता है, अगर संभव ना हो तो नहीं लैंड किया जाता है। तो इस कंडीशन में वेक्टर का यूज़ हो गया। तो फ्रेंड्स इस तरह से वेक्टर हर जगह है, ठीक है, जो भी मूवमेंट होता है सब जगह आपको वेक्टर देखने को मिल जाएगा।
ये थे कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल जो मैंने आपको समझाने का प्रयास किया विद एग्जाम्पल। और फ्रेंड्स ये वीडियो लेंथी काफ़ी लगता है मेरे को हो गया, तो इसमें हम क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलने वाले हैं आपसे 3.1 के क्वेश्चन के साथ कंप्लीट। तब तक के लिए चलते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।